हम गांव-गांव जाके इस 12 तारीख के बाद हम अभियान चलाएंगे कि ये जो पीडीए का जो ये नारा देते हैं अखिलेश यादव जी, इनका ये भांडाफोड़ करें और पूरे पिछड़े समाज में तो ये जा के आह्वान करें कि भाई बताओ आप अखिलेश यादव जी ने या फिर मुलायम सिंह यादव जी ने क्या दिया। राजनीति स्टंट करने के लिए आप महापुरुषों का अपमान करें। वो अपमान कोशिश ये की कि दलित समाज में और क्षत्रिय समाज में आपस में जो है वो मनमुटाव हो जाए, वरना इसका दलित समाज से कोई मतलब नहीं है। इस सांसद को जो है रामजी सुमन को समाजवादी सांसद के रूप में देखा जाए, दलित सांसद के रूप में समाज इसको ना देखे। तो बहन जी को भी जो है सार्वजनिक रूप से धन्यवाद करते हुए उनको हमने निमंत्रण भी दिया। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। और आज के हमारे जो खास मेहमान है वो ऐसी शख्सियत है, वो हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है उनका थोड़ा सा परिचय देने का। उनके कुछ कारनामे ऐसे रहे जिनका डंका देश नहीं विदेशों तक भी गूंजता है। तो बिना देरी किए उनसे मिलवाते हैं, जिनका नाम है शेर सिंह राणा। राणा जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जी नमस्कार। राणा जी, वैसे आपके किस्से तमाम टीवी चैनलों से लेकर तमाम अखबारों में सुर्खियां बनी रहती थी। महाराणा सांगा जी को लेकर भरी संसद के जिस प्रकार रामजी लाल सुमन एक बयान देते हैं, और वो बयान काफी अशोभनीय था। पूरे राजपूत लॉबी के अंदर एक भारी रोष है, और आगामी 12 तारीख को एक बड़ी जयंती भी है और एक बड़ी महापंचायत भी आगाज कर चुके हैं आप लोग। और आपने एक सोशल मीडिया वीडियो भी जारी किया है कि काबुल तक रास्ता दिखा देंगे। जी देखिए क्या है, रामजी लाल सुमन ने जो वो बयान दिया है वो एक राजनीतिक स्टंट है। दुर्भाग्य ये है कि राजनीति स्टंट करने के लिए आप महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। वो अपमान चाहे राणा सांगा जी का किया गया हो, चाहे वो अपमान बाबा साहब अम्बेडकर का किया गया हो, या वो अपमान जो है किसी भी महापुरुष का किया गया हो, गलत है। और जो गलत है वो गलत है। तो ये जो समाजवादी पार्टी है, जो अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक दलित समाज के सांसद को दुरुपयोग किया और कोशिश ये की कि दलित समाज में और क्षत्रिय समाज में आपस में जो है वो मनमुटाव हो जाए। वरना तो अखिलेश जी जो है यही शब्द जो है खुद भी बोल सकते थे, अपने चाचा रामगोपाल यादव जी से बुलवा देते। लेकिन उन्होंने क्योंकि राजनीति खेलनी थी तो रामजी लाल सुमन जी का दुरुपयोग किया। लेकिन जो हमारे दलित समाज के भाई हैं और विशेषकर जो उनकी पूरे देश में जो हमारे सबसे बड़ी जो नेता हैं एससी समाज की, वो है बहन मायावती जी। बहन मायावती जी ने तुरंत इस बात पे ऑब्जेक्शन किया और ये बात साफ-साफ बोली कि ये जो रामजी लाल सुमन ने जो राज्यसभा में अपने बयान दिया है, इसका दलित समाज से कोई मतलब नहीं है। इस सांसद को जो है रामजी लाल सुमन को समाजवादी सांसद के रूप में देखा जाए, दलित सांसद के रूप में समाज इसको ना देखे। तो उससे क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी की वो जो चाल थी वो फेल हो गई। और यही कारण है कि मैंने बहन जी को भी जो है सार्वजनिक रूप से धन्यवाद करते हुए उनको हमने निमंत्रण भी दिया 12 तारीख के लिए कि भाई, क्योंकि बहन जी ने जो द्वेष फैल सकता था समाज में उसको खत्म किया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि निमंत्रण देना एक सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। नहीं, पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। देखिए, कोई भी जो नेता है जो कोई दंगा फसाद होने से जो है समाज का बचाव कर रहा है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। और अगर बहन मायावती जी की जगह अगर ऐसा चंद्रशेखर रावण भी बोलते या कोई और दूसरा नेता भी देश का बोलता तो उसको भी हम सम्मान की निगाह से देखते हुए उसको भी आमंत्रित करते, क्योंकि जो व्यक्ति देश में द्वेष फैला रहा है, अखिलेश यादव जी से या किसी नेता से कोई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लेकिन कोई आदमी अगर राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसी पूर्वज का असम्मान करेगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कल को कोई जो है मुलायम सिंह यादव जी के लिए भी उल्टे सीधे शब्द बोलेगा। अगर वो ऐसी परंपरा शुरू करेंगे तो फिर वो भी इस कभी ना कभी जो है उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन वो गलत है। और हमें ऐसे संस्कार नहीं है कि हम जो है किसी जो अब नहीं है उसके लिए उल्टे सीधे शब्द बोले या उसको और जो जिसको सब लोग मानते हैं। आपने बोला कि भाई क्षत्रिय समाज, देखिए कोई भी जो पहले राजा महाराजा थे वो कोई अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ते थे। आज जो सैनिक है वो बॉर्डर पे लड़ते हैं, तो आप क्या उनको जब वो शहीद हो जाते हैं
तो क्या वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं? आप उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं, लेकिन कोई 200 साल के बाद, 100 साल के बाद ये कहे कि जो कारगिल में जो शहीद हुए थे, वो तो अपनी तनख्वाह के लिए शहीद हुए थे, या कोई कहे कि भाई ये तो फौज तो ऐसी बैठी हुई है, अपना जो मिलिट्री कैंटीन है उससे हर चीज सस्ती चीजें लेके तो सिर्फ लाभ लेते हैं, देश के लिए क्या कर रहे हैं? तो खराब बात है ना। ऐसे ही जो क्षत्रिय समाज है, आप जानते हैं कि राजतंत्र के समय में सबका जो कार्य था वो जातिगत बटा हुआ था। तो क्षत्रियों का कार्य युद्ध लड़ना था। तो जो आपकी वो सेना थी, तो वो आपके सैनिक थे, उन्होंने अपनी गर्दनें कटवाई, आपके लिए जो है अपने जो है परिवार को जो है खत्म करा लिया। अगर आप जो है आज 200-500 साल के बाद उनके लिए ऐसे रखेंगे, तो आप सोचिए कि वो आज आत्माएं घूम रही होंगी जो है जहां पर भी, जी। तो कितना खराब उनको फील हो रहा होगा कि हमने अपनी गर्दनें कटा दी। कोई भी व्यक्ति आजकल समाज में जो नए नए लोग हैं वो ये बोलते हैं कि भाई ये तो राजा महाराजा थे, इन्होंने तो बड़े मजे लिए। तो मैं आपके माध्यम से ये ऑफर देता हूँ, जिसको भी ऐसा लगता हो कि भाई इन्होंने तो बड़े मजे किए और बड़े जो है बस लोगों को परेशान किया और कुछ किया नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से ऑफर देता हूँ कि जिस व्यक्ति को ऐसा लगता हो, जिस समाज को ऐसा लगता हो, तो जितने पैसे वो सोचता हो, जो एक राजा वाला जीवन है, हमारा समाज उसको वो राजा वाला जीवन देने के लिए तैयार है। अगर उसको करोड़ों अरबों रुपया चाहिए, हम वो भी इकट्ठे करके उसको देंगे। उसके परिवार को एक राज्य वाला जीवन देंगे, महल में रहेगा, जो भोजन करना है वो भोजन करेगा, हर चीज उसको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद एक दिन ऐसा हम तय करेंगे, जिस दिन उसको जो है गर्दन काटी जाएगी उसकी, उसके बच्चों की गर्दन उसके सामने पहले काटी जाएगी, उसके जो बीवी होंगी, उसकी जो लड़कियां होंगी, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, या फिर अगर उसको ये मंजूर नहीं है, चलो उसको पूरा जीवन जिएगा, उसके साथ ऐसा नहीं करेंगे। उसके जो लड़का भी, उसके जो बच्चे होंगे वो भी राजा वाला जीवन जी लेंगे। उसके जो तीसरी पीढ़ी होगी, एक दिन ऐसा तय करेंगे कि उसकी जो तीसरी पीढ़ी होगी, उन सबकी गर्दनें काटी जाएगी, महिलाओं को जो है जोहर करना पड़ेगा, और जो है अपना पूरा जो महल होगा वो पूरा खंडर बना दिया जाएगा और सब चीज खत्म कर दी जाएगी। तो अगर कोई इसके लिए तैयार हो तो बताए, अपनी गर्दन कटवाने के लिए। एक भी राजा महाराजा जिसको आप ये बोलते हैं कि मजे काटे, किसी ना किसी दिन उसकी डायनेस्टी समाप्त हुई है, और जिस दिन समाप्त हुई है तो उसके ने ये दिन देखा है। जिस सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर आज बात कर रहे हैं, या धीर सिंह पुंडीर जी के लिए बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने ये दिन नहीं देखा? पृथ्वीराज चौहान जी एक दिन दिल्ली के सम्राट थे, लेकिन जब युद्ध में हार गए, तो क्या परिणाम हुआ कि एक सम्राट जो है अंधा कर दिया गया, 14 साल तक जो है उसको जेल में रखा गया। तो कष्ट भी देखे, बच्चे बीवी सब जो है मार काट दिए गए, बर्बाद कर दिया गया, राज्य सब चला गया। तो राजा के साथ जो है राजगद्दी जो है वो शेर की सवारी होती थी। राजतंत्र में ये और लोकतंत्र में अंतर को समझिए। पहले आप आज की तरह नहीं था कि आप प्रधानमंत्री हो तो अब दूसरा आके बैठ जाएगा, आप फिर भी जो है सुख वाला जीवन जियोगे। राजतंत्र में तो जिस दिन गद्दी हटेगी उस दिन आपकी मृत्यु होगी। और ऐसा नहीं है, राजा जो दूसरा आक्रमणकारी आके बैठा है ना, उसने मान लीजिए आप सैनी समाज के हमारे भाई हैं, आपको भी एक वर्ग अलॉटेड था आपको समाज को। तो जो मान लीजिए मुगल आ गया, तो मान लीजिए आप बाग लगा रहे हैं, तो उसने आपको नहीं परेशान किया क्योंकि उसने आपको अपने लिए खतरा महसूस नहीं किया। लेकिन जो सहारनपुर का जो पुंडीर होगा, जो राजपूत होगा, उसको मालूम है कि ये सैनिक है, ये तलवार उठा के कभी भी सेना में इकट्ठा होके ये हम पे अटैक कर सकते हैं। तो उन्होंने चुन चुन के राजपूतों के बच्चों की हत्याएं करी। क्योंकि आज भी जो है अगर मान लीजिए दूसरे देश की पाकिस्तान आर्मी आज अटैक कर ले, या कोई दूसरा अटैक करके यहाँ पे वो कर ले, तो सैनिकों को जिनको हथियार की ट्रेनिंग है उन्हीं लोगों को डिस्ट्रॉय करेगी ना। दूसरे लोग तो उनके लिए खतरा ही नहीं है। तो दूसरा जो समाज था वो कभी उनके लिए कोई खतरा नहीं हुआ, वो तो जो काम कर रहे थे उनको वो करने दिया गया उन्होंने। लेकिन जो क्षत्रिय थे, जिनका जो सैनिक थे समाज के, उनको उन्होंने चुन चुन के डिस्ट्रॉय करा। इसीलिए कारण जिस समय ये आप देखेंगे उत्तराखंड की जो पहाड़ियां हैं या हिमाचल की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे राजपूत समाज क्यों है ज्यादा? इसीलिए ज्यादा है क्योंकि वो लोग अपनी जान बचाने के लिए जब कई बार युद्ध जब हारे गए, तो अपनी जान बचाने के लिए ऊपर चले गए पहाड़ों में, छिप के रहना पड़ा।
ठीक है ना। तो ये कुर्बानियों को समझना चाहिए समाज का। हम समाज से प्यार करते हैं, जब हमने गर्दनें कटवाई हैं समाज के लिए, आज भी हम उसके लिए तैयार हैं। और हम अपने कोई भी जाति वर्ग हो सभी से प्रेम करते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, एक न्याय करना चाहते हैं। लेकिन ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, इसने लगातार उल्टी सीधी फिल्में बना के उसमें विलन दिखा के, है ना, हो सकता है कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग समाज में हो, ऐसा नहीं है, हर समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। लेकिन जिसने आपके लिए युद्ध में अपना लहू बहाया है, तो उसको, चाहे वो किसी भी समाज का हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसकी इज्जत होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। रामजी लाल सुमन जी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। और समाजवादी पार्टी का तो देखिए, अगर आप मुझसे पूछें, अब 12 तारीख को कार्यक्रम है, हर व्यक्ति वहां अलग अलग धारणा लेकर जा रहा है। कोई ये सोचता है कि भाई मैं रामजी लाल सुमन को सबक सिखाऊंगा, कोई ये सोचता है मैं समाजवादी अखिलेश यादव को गालियां दे दूंगा, या फिर कोई सोचता है मैं बीजेपी को सबक सिखाऊंगा, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई पहली बार देखिए, नहीं है। बड़ी वजह ये क्या हो रही है कि आगरा का प्रकरण है और इस बार जो है आगरा के अंदर जयंती बनाई जा रही है। जी अब जी। तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आगरा में क्यों जयंती बनाई जा रही है, वहां पर राजपूत समाज शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है या फिर किसी दूसरे समाज को नीचा दिखाना चाहता है। नहीं नहीं, किसी को नीचा दिखाने तो इसमें कोई मकसद हो ही नहीं सकता। एक रामजी लाल सुमन क्या पूरा ठेकेदार है एससी समाज का? क्या एससी समाज को आप इतना जो है बेकार समझते हैं कि एक नालायक व्यक्ति के लिए वो उसके लिए खड़े होंगे? बहन मायावती जी जो कि सर्वोच्च नेता हैं, इसीलिए तो बहन मायावती जी ने साफ साफ जो है उसको, जो है उसका बहिष्कार करवाया, क्योंकि एससी समाज भी समझदार कौम है और देशभक्त कौम है। उनको नहीं पता कि ये तो बेवकूफ आदमी है, ये तो क्या है, वो तो समाजवादी पार्टी का एक एजेंट है, उसको राज्यसभा सीट मिली भी है, उससे कुछ कुछ बुलवाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को तो समाज का वो खुद ही बहिष्कार करना चाहिए उसका। आप ही के समाज के कुछ नेताओं ने कहा है, नेताओं क्या, राष्ट्रीय भारतीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर पूर्ण सिंह, उन्होंने साफ तौर से ऐलान कर दिया है कि सजाएं मुकर्रर है और जो सजा देनी होगी वो हम सजा देंगे। तो क्या मानते हैं, सजा वाकई में देंगे आप लोग? देखिए, चाहे जिनका आपने नाम लिया चाहे वो हों, हाँ। और चाहे कोई भी हमारे सामाजिक नेता हो, सबकी देखो अपनी अपनी एक विचार है, सबके सपने के जो है अपने जो है वर्ड्स हैं, शब्द हैं। मेरे वो शब्द नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है इसमें कि रामजी लाल सुमन ना तो पहला व्यक्ति है और ना तो आखिरी व्यक्ति है जिसने हमारे महापुरुषों को असम्मान किया है। इससे पहले बीजेपी के जो पुरुषोत्तम रूपाला है, उन्होंने भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो समाज ने क्या किया था उस समय, पिछले साल चुनाव थे लोकसभा के, तो उसके खिलाफ बिगुल बजा दिया था और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी को हराने के लिए जो है सभाएं और वो सब करने लगे थे। मगर उस समय की कुछ बातें मैं आपको याद दिला दूं, जो दौर वो शुरू हुआ जी तो ननौता से एक महापंचायत होती है, काफी बड़ी, आपके समाज में लाखों आदमी वहां पर पहुंचते हैं। मगर उस प्रकरण को गुर्जर प्रतिहार कह लें या फिर आपको देखा गुर्जर वर्सी जो राजपूत चला, उस चीज को जोड़ा गया उन समय पर कि एक समाज को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के जो आयोजन किए जा रहे हैं, बड़ी महापंचायतें की जा रही हैं। क्या सोचते हैं? देखिए, आप मुझे ये बताइए, देखिए जैसे क्रिकेट का स्टेडियम होता है ना, स्टेडियम में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं दर्शक, दूसरे होते हैं चीयर लीडर्स और तीसरे होते हैं खिलाड़ी। ठीक है, तो अब क्षत्रिय समाज को ये तय करना है कि वो अपने आप को किस कैटेगरी में रखता है। जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो तब उसने अपने आप को कहां रखा? भाई 80-90% जो समाज है वो तो है दर्शक। ठीक है जी, दर्शक के बाद जितने भी सामाजिक संगठन है उन्होंने अपना क्या भूमिका निभाई? उन्होंने अपनी भूमिका निभाई चीयर लीडर्स के रूप में। जितने भी आप जो नाम ले रहे हैं उन्होंने क्या किया? वो डांस करते करते यही तो कहा कि इसको हरा दो, इसको जिता दो, साफ तौर से वीडियोस जारी हुई हैं, इसको हरा दो, इसको जिता दो। और लेकिन मैंने क्या कहा कि अपना झंडा बनाओ जो हमने बनाया हुआ है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, और खिलाड़ी के रूप में जो है ग्राउंड में आओ। अगर आप हारोगे भी तो भी खिलाड़ी होंगे, क्योंकि आप पिछले साल जो है भाजपा को हराने के लिए डांस कर रहे थे, आज आप समाजवादी पार्टी को हराने के लिए डांस कर रहे हो।
तो इससे क्या पता चलता है, या तो आपका विजन क्लियर नहीं है, आप ऐसे नेता हो कि समाज को कभी कहते हो इधर चलो, कभी कहते हो उधर चलो, कभी कहते हो इधर चलो। अब जो लोग समाजवादी पार्टी के यहाँ लोग जीते हैं, तो उनको उनको जितवाने में तो उन्हीं का श्रेय है, वो लेते भी हैं उस चीज को। तो अब क्या अपनी दी हुई वोट वापस ले सकते हैं? वो तो नहीं ले सकते। अब कल को ये जिसके लिए ठेका लेंगे, तो वो पार्टी या वो व्यक्ति उल्टा सीधा बोल देगा, तो ये उसको रोकने की कोई गारंटी ले सकते हैं? नहीं ले सकते। आपकी बात इंटरप्ट करूंगा, जी। क्या वो भाजपा को सबक सिखाना था या एक किसी समाज को सबक सिखाना था 2024 के लोकसभा चुनाव? नहीं, वो तो पार्टी को सबक सिखाना था। वो तो पुरुषोत्तम रूपाला ने, जो बीजेपी का वो प्रत्याशी था, उसने अपशब्द बोले थे। आपको अगर समाज की बात करनी है, समाज की, तो इकरा हसन को जिताने में राजपूतों ने सपोर्ट नहीं करा। इकरा हसन तो गुजर ही है। मुस्लिम तो ये जो बात है, इसमें जाति की कोई बात ही नहीं थी। पार्टी को सबक सिखाया गया था, और जो गलत था, इसीलिए मैं उस चीज को मानता नहीं हूं। देखिए, समाज को ये तय करना है कि आपको कैसा नेतृत्व चाहिए। एक व्यक्ति है जो आपसे ये बोलता है कि भाई इधर चलो, समाज उसकी बात मान के उधर चलता है। फिर वो कहता है गलती हो गई, यहाँ तो गड्ढा है, इधर नहीं, अब उधर चलो। फिर समाज उधर चलता है। फिर कहता है अरे इधर तो खाई है, ये तो गलत हो गया, इधर नहीं, एक काम करो अब उधर चलो। फिर तीसरी तरफ ले जाता है, फिर कहता है अरे गलती हो गई। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो है व्यक्ति, जो नेता है, ये कोई भी हो, वो या तो ये बेवकूफ है, जो अपनी मूर्खता के कारण समाज को बार बार गड्ढे में गिरा रहा है, गलत दिशा में ले जाके, या तो ये बहुत तेज है कि समाज को जान के किसी लालच के कारण जो है गलत दिशा में ले जा रहा है, और अपना कोई भला कर रहा है और समाज को गलत दिशा में ले जाके घेरे जा रहा है। तो पिछले चुनाव में भी यही हुआ कि जो समाज के अगवा थे, वो समाज को गलत दिशा में ले गए। हम ये कह रहे थे उस समय भी कि अपनी पार्टी, अपने झंडे से हम किसी सैनी भाई को, किसी अन्य समाज के भाई को चुनाव लड़ाएं, भले ही वो ना भी जीते, लेकिन वो हमेशा आपका अपना रहेगा, आपकी बात रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने कहा नहीं, इसको जिताओ, इसको हराओ। आज जिसको जिताया था, आज वो कह रहे हैं कि अब इसको हराओ। अब अगली बार मान लीजिए कोई जिसको जिताने के लिए कहेंगे, फिर वो कहेंगे जी नहीं, ये तो गलती होगी। 5-6 बार मौका मिलता है, 4-5 बार आपने गलती करी, आपका जीवन समाप्त। तो ऐसे जो जिनका कोई विजन नहीं है, कोई विचार नहीं है, ऐसे नेता समाज को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। हमारा एकदम क्लियर विजन है। हमारा 12 तारीख के लिए भी क्या विजन है? हमारा कहना ये है कि अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने, रामजी लाल सुमन ने एक अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये षड्यंत्र किया। तो हमारा मकसद ये है कि उसको राजनीतिक लाभ ना लेने दिया जाए, और इस राजनीतिक जो चाल है, इसको खत्म कर दिया जाए, और ऐसे राजनीतिक दल को जो है ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचाई जाए। तो उसका तरीका हमने क्या चुना? हमने कहा कि भाई राजनीतिक लाभ इसको ना लेने दिया जाए और इस षड्यंत्र का भांडाफोड़ किया जाए। तो उसके लिए शेर सिंह राणा ने क्या कहा कि बहन मायावती जी ने अच्छा बात बोली, उनको निमंत्रण दिया हमने। तो जो दलित समाज और राजपूत समाज को जो लड़ाने का षड्यंत्र था, उनको निमंत्रण देने से जो है वो खुद ब खुद समाप्त हो गया। दूसरा, भविष्य की राजनीति को देखें, 2027 के चुनाव को, तो अखिलेश यादव जी लगातार इस घटना के बाद भी और इससे पहले भी वो क्या हमेशा बोलते रहते हैं, पीडीए 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 पीडीए, दिन रात। तो अब समाजवादी पार्टी एक ऐसी दुकान है जिसके सामने खड़े होके अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं पीडीए पीडीए, और जब पिछड़े समाज के जो हमारे भाई हैं, जब उस समाजवादी पार्टी की दुकान के सामने इस बहकावे में खड़े हो जाते हैं कि भाई इस दुकान से हमें नौकरियां मिलेगी, हमें योजनाओं का लाभ मिलेगा, तो क्या होता है कि पीछे का शटर खोलते हैं समाजवादी पार्टी की दुकान का अखिलेश जी, और इनके फादर साहब मुलायम सिंह जी भी यही करते थे, और पीछे के शटर से इशारा करके सारे यादव भाइयों को पीछे के शटर पे बुलाते हैं। सारी नौकरियां और सारी योजनाएं जो पिछड़े समाज के लिए हैं, वो सारी की सारी उनको दे देते हैं। तो जो पिछड़े समाज के जो अन्य जातियां हैं, जिसमें हमारे सैनी भाई हैं, प्रजापति भाई हैं, गुजर भाई हैं, कश्यप भाई हैं, निषाद भाई हैं, लोधी राजपूत भाई हैं, और अनेक जातियां हैं, उनको तो कुछ नहीं मिला। ना मुलायम सिंह जी के टाइम पे मिला, ना अखिलेश जी के टाइम पे मिला। तो मैं शेर सिंह राणा, जिसने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी बनाई हुई है,
अगर पिछड़ा समाज हमें समर्थन देता है, मुझे समर्थन देता है और मैं कुर्सी पे बैठता हूँ, हमारी पार्टी सत्ता में आती है, तो हम तो मान लीजिए 10 नौकरियां हैं पिछड़े समाज के लिए, मान लीजिए 10,000 भर्ती पुलिस की है और वो 10,000 नौकरियां जो है पिछड़े समाज के लिए आरक्षित है। अगर अखिलेश यादव जी जब सत्ता में आते हैं तो क्या करते हैं, क्योंकि यादव भी पिछड़े समाज के हैं, सैनी भी पिछड़े समाज के हैं, गुर्जर भी पिछड़े समाज के हैं, प्रजापति और कश्यप भी हैं, तो वो 10 की 10,000 जब यादवों को दे देते हैं तो कानूनी रूप से कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। लेकिन क्या शेर सिंह राणा किसी राजपूत को, किसी पुंडीर साहब को, किसी सोम भाई को, क्या वो जो 10,000 पिछड़े समाज के लिए नौकरियां आरक्षित हैं, तो क्या किसी को बैठा सकता है चाह के भी? नहीं बैठा सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं न्याय करूंगा, क्योंकि मेरे लिए सैनी भाई भी ऐसे ही हैं, मेरे लिए कश्यप भाई भी ऐसे ही हैं, मेरे लिए यादव भाई भी ऐसे ही हैं। तो मैं क्या करूंगा, 10,000 में भाई 1,000 नौकरी जो है सैनी भाइयों को मिले, 1,000 नौकरी कश्यप भाइयों को मिले, 1,000 नौकरी जो है लोधी राजपूत भाइयों को मिले, 1,000 नौकरी जो है गुर्जर भाइयों को मिले। तो अगर शेर सिंह राणा सत्ता में आता है पिछड़े समाज के साथ मिलकर, तो पिछड़े समाज के जितने भी जो योजनाएं हैं, नौकरियां हैं, आरक्षण है, वो सब जो है उसका भरपूर लाभ अपनी जनसंख्या के अनुसार उठा पाएंगे। जबकि अगर इनके बहकावे में आता है अखिलेश यादव जी के, तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप बताइए, जब सब लोग जानते हैं समाजवादी की सरकार में पुलिस की भर्ती निकली हो, चाहे कोई सरकारी योजना आई हो, किसको, उनके अलावा किसी को थोड़ी ना लाभ मिला। अगर लाभ मिलता तो क्या सोनेलाल पटेल जी को अपना दल बनाने की जरूरत पड़ती? लाभ मिलता तो संजय निषाद जी को क्या निषाद पार्टी बनाने की जरूरत पड़ती? इन्होंने, ये भी पिछड़े समाज के हैं, इन्होंने मुलायम सिंह जी से अलग होके पार्टियां इसलिए बनाई, पहले तो बहकावे में आ गए उनके, जब उनकी लाइन में खड़े हुए तो देखा है, तो पीछे का शटर खोल के सारा माल यादव भाइयों को बांट दिया। तभी तो इन्होंने कहा भाई हम तो अलग पार्टी बनाएंगे, तब इन्होंने अलग पार्टी बना ली। लेकिन क्या है, देखो हर समाज तो अलग पार्टी नहीं बना सकता, उनकी संख्या उतनी नहीं है। तो ऐसे पिछड़े समाज के मैं भाइयों से अपील करूंगा कि आप हमारे राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़िए, आपके अधिकार सुरक्षित होंगे। हमारा ये नारा भी है, जिसका जो अधिकार है, न किसी को किसी का अधिकार छीनने देंगे, और भाई अपना अधिकार भी सुरक्षित करेंगे। एक सवाल तो पूछा हम गांव-गांव जाके जी। इस 12 तारीख के बाद हम अभियान चलाएंगे कि ये जो पीडीए का जो ये नारा देते हैं अखिलेश यादव जी, इनका ये भांडाफोड़ करें और पूरे पिछड़े समाज में तो ये जा जाके आह्वान करें कि भाई बताओ आपको अखिलेश यादव जी ने या फिर मुलायम सिंह यादव ने क्या दिया, सिर्फ जो है ये नारे के अलावा जो है, या फिर गोलीबाजी के अलावा। तो आप हमारे साथ आइए, हमसे जुड़िए और सब कुछ मिलेगा। चलिए आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। 2024 में जिस प्रकार आपके समाज ने कड़ा विरोध किया बीजेपी का, 2027 से पहले अखिलेश यादव जी का विरोध हो रहा है। अब आपके समाज की बात करें या फिर पिछड़े समाज की बात करें, तो क्या उनके पास विकल्प आरजेपी है या फिर बहुजन समाज पार्टी है? बातें कुछ ऐसी कह रहे हैं। जी, देखिए विकल्प जो है वो आरजेपी है, एक अच्छा विकल्प है, और बहन जी भी एक अच्छी नेता है, और हमारा प्रयास करेगा कि अगर कोई विकल्प बनता है तो हम क्यों ना साथ में मिलके आगे बढ़ें। लेकिन राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की विचारधारा का मैं जिम्मेदार हूं। मुझे ये पता है कि अगर पिछड़े और दलित भाई और मुस्लिम भाई हमारे साथ आते हैं, अब यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम राजपूत हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, पूर्वांचल में भी, हमें बहुत सारे संगठन, मुस्लिम राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन है, आपके सहारनपुर से ही वास्ता रखती है, उनके कई कार्यक्रमों में मैं जाता रहता हूँ। तो वो तो बोलते हैं कि आप और हम तो एक ही हैं, भाई हिंदू राजपूत और मुस्लिम राजपूत तो एक ही हैं। तो वो कहते हैं कि भाई आप हमारे, अगर आप एक कदम बढ़ाओ तो 2 कदम हम बढ़ाएंगे, हमारा जो है अखिलेश यादव से क्या लेना देना। हमारा तो भाई, आपने कभी कोई शादाब यादव देखा? लेकिन आपको शादाब राणा जो है भरे भरपूर मिलेंगे, तो वो तो हमारे ही हैं, हमारे भाई हैं वो। तो वो कहते हैं कि भाई हमारे कंधे का इस्तेमाल करके मुलायम सिंह जी सत्ता में आए, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ गोलीबाजी के अलावा। तो उन्होंने तो हड्डी यादवों को, मतलब पूरा मुर्गे की टांग खिलाई यादव भाइयों को, और जो हड्डी बची वो मुसलमान भाइयों में फेंक दी और दूसरे पिछड़े जातियों में फेंक दी, कुछ दिया तो नहीं उनको। तो मैं ये कहूंगा कि मुस्लिम भाई हो चाहे कोई भी समाज हो, सब लोग हमारे से जुड़ भी रहा है, लेकिन इसकी संख्या बढ़ेगी तो सबका फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, पिछड़े समाज के भाइयों का भी फायदा होगा। और ये बात मेरी प्रैक्टिकल है,
आप खुद बताइए भाई, एक कुर्सी पे मान लीजिए इधर किसी पिछड़े भाई के लिए ये रिजर्व है, तो अब मैं अपने सगे भाई को भी चाह के वहां बैठा नहीं सकता, तो मैं किसको बैठाऊंगा? हम मैं अपने पिछड़े भाई को मान लीजिए जो दूसरा सैनी भाई हो या कश्यप भाई हो, उन्हीं में से तो कोई बैठेगा ना यहाँ पे। भाई मैं तो नहीं बैठा सकता। लेकिन मान लीजिए मैं अखिलेश यादव हूँ, अब मेरे पास ये चांस है कि भाई एक सीट है ये पिछड़े समाज के लिए, तो मैं क्या करूंगा? अपने चाचा को बैठा दूंगा। क्योंकि कोई, अब आप कोर्ट में जाओगे, आप सैनी समाज के हो, मान लीजिए आप कोर्ट में गए कि जी ये यादव को बैठा दिया दूसरी सीट पे, तो कोर्ट कहेगी कि भाई वो तो पिछड़े समाज के लिए आरक्षित थी, भाई वो उसने गलत तो किया नहीं कानूनी, वो भी पिछड़े समाज से, आप भी पिछड़े समाज से। लेकिन मैं बैठाऊंगा, आप जाएंगे कोर्ट, तो कोर्ट कहेगी भाई शेर सिंह आप कैसे बैठा देंगे किसी राजपूत को यहाँ, कानूनी ये तो गलत है। तो हम तो कानून से भी बंधे हुए हैं और हमारी नीयत है कि हम सर्व समाज के जो अधिकार है उसको सुरक्षित करने की नीयत से काम कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल बात भी है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे आरजीपी के संयोजक शेर सिंह राणा, जिन्होंने हमें तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।